नमस्कार। मैं डॉक्टर करिश्मा भाटिया हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईडी के बारे में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्फेक्शन है जो अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। अगर हम फीमेल एनाटॉमी की बात करें तो एक लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट होता है जिसमें वेजाइना और सर्विक्स आते हैं, और अपर जेनाइटल ट्रैक्ट होता है जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी आते हैं। जब नीचे का इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करना ज्यादा आसान है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। लेकिन जब ये इन्फेक्शन ऊपर पहुंच जाए, जैसे यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में पहुंच जाए, तो उसके इम्प्लीकेशन ज्यादा होते हैं। उसका इफेक्ट फर्टिलिटी पे हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब्स अगर खराब हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। जो प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है उसको एक्टोपिक कहते हैं। तो इसीलिए पीआईडी जब भी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब भी हो, उसका ट्रीटमेंट तुरंत से तुरंत करना बहुत जरूरी हो जाता है। पीआईडी एक्चुअली बहुत कॉमन है, और स्पेशली ऐसा कहते हैं कि पीआईडी एक ऐसी कंडीशन है जो अंडर डायग्नोज और अंडर ट्रीटेड है, क्योंकि नॉर्मली जो हम देखते हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा अपना घर, अपना काम, हस्बैंड, बच्चे होते हैं। और जब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, चाहे वो पेन हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो कोई भी सिम्टम हो, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। देखा जाए तो पीआईडी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक। अगर हम एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात करें तो हाँ, ये है कि एसटीआई से पीआईडी हो सकता है। एसटीआई और पीआईडी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स हैं। जो भी इन्फेक्शन थ्रू इंटरकोर्स, थ्रू सेक्स हो रहा है, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलेंगे। पीआईडी इन्फेक्शन है यूट्रस और ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स का। अब अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली क्लेमाइडिया या गोनोरिया, ये सबसे ज्यादा कॉमन है जो पीआईडी से लिंक्ड है। लेकिन पीआईडी हम उन महिलाओं में भी देख सकते हैं जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जैसे कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारी वेजाइना में होते हैं। अगर कोई डूशिंग करता हो, डूशिंग मतलब जैसे पानी वगैरह अंदर डालते हैं वेजाइना में। वेजाइना एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है, उसमें आपको अंदर से क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर अंदर से ये डालते हैं तो उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया जो नॉर्मली वेजाइना में होते हैं, जो हमें कोई हार्म नहीं करते, वो अंदर जाके हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम केसेस में पीआईडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से होता है। एक और चीज जो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से जेनाइटल ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकता है। तो स्पेशली अगर कोई लड़की है जो इंटरकोर्स नहीं करते हैं और उनमें हमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दिखती है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसा कॉज है जो हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। पीआईडी के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एक तो हमने अभी बात की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं या कॉन्डम नहीं यूज करते, स्पेशली ये बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शन में बस एक ही मेथड है जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट होते हैं, और वो है कॉन्डम, और वो भी अगर सही से यूज किया जाए तो। दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि अगर किसी को कॉपर टी डली है या कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ है जिसमें वेजाइना से यूट्रस में गए हैं, तो उन इन्फेक्शन से भी उस प्रोसीजर से भी पीआईडी हो सकता है। इसके अलावा कोई अगर किसी ने इंटरकोर्स की एज कम है, 25 साल से पहले सेक्सुअली एक्टिव हो गया, उनमें भी हम देखते हैं पीआईडी ज्यादा कॉमन रहता है। इसके अलावा हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं होती तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम हाइजीन की बात करते हैं ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये बहुत जरूरी है कि वल्वा जो होता है, जो बाहर का एरिया हमें दिख रहा है वेजाइना के बाहर, उसको क्लीन करना, उसको गीला ना रखना, उसको सूखा रखना बहुत जरूरी है। अगर हाइजीन सही से मेंटेन नहीं होती तो वेजाइनल इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, और वेजाइनल इन्फेक्शन हो तो उसका अंदर जाके पीआईडी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को पहले ही टैकल कर लें तो ये इन्फेक्शन नहीं होंगे। पीआईडी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में से सबसे कॉमन इनफर्टिलिटी माना जाएगा, क्योंकि अगर जो पेल्विक इन्फेक्शन है, अगर ट्यूब्स में प्रॉब्लम होती है या यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, तो कल को कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्टिलिटी उससे अफेक्ट हो सकती है। दूसरी एक कॉम्प्लिकेशन रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कि किसी की अगर फेलोपियन ट्यूब डैमेज है, तो नॉर्मली क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, मतलब वो
जो एम्ब्रियो बनता है उसको यूट्रस तक आने के लिए मूवमेंट चाहिए होता है। अगर ट्यूब डैमेज हो गई तो वो मूवमेंट नहीं हो पाता और वो एम्ब्रियो नलों में ही रह जाता है, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बाहर है हो सकती है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो पीआईडी अगर किसी को भी होता है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर रही एक बात कैंसर की, थोड़ा सा लोगों को जागरूकता हो गई है कैंसर के बारे में, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और कैंसर का भी एक एसोसिएशन होता है। सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन है वो ज्यादा प्रोन है, और उसमें भी अगर मोनोगैमस रिलेशनशिप नहीं है, मतलब आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर आपके पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो आपका रिस्क इन्फेक्शन होने का ज्यादा है। पीआईडी के सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, या फिर यूरिन करते टाइम आपको खिंचाव सा महसूस होना, बर्निंग होना, पेन होना, एक तरफ दर्द होना ज्यादा कॉमन है, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, जिसको डिस्पैरियूनिया बोलते हैं हम। इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये सारे साइंस हैं कि पीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। पीआईडी का डायग्नोसिस एक्चुअली दो तीन भागों से हो सकता है, दो तीन तरह से हो सकता है। एक तो हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा आपको दर्द तो नहीं होता, इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द तो नहीं होता, क्योंकि जब डीप पेनिट्रेशन होती है उस टाइम पे अगर दर्द हो रहा है तो एक ये पीआईडी का बहुत कॉमन लक्षण है। दूसरा डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन। जब हम एक पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम फिंगर्स अंदर डाल के फील करते हैं, तो हमें टेंडरनेस फील होती है। नॉर्मली जब डॉक्टर आपको चेक करें तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट टेंडरनेस मतलब कि आपको उन्होंने टच किया यूट्रस की तरफ या फिर एडनेक्सा जो हमारा फेलोपियन ट्यूब्स ओवरी की तरफ है, तो एकदम से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है या हमें थिकनिंग सी फील होती है वहां पे। तो ये एक डेफिनेट साइन है कि ये पीआईडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी होता है। अल्ट्रासाउंड में भी अगर नलों में इन्फेक्शन होता है तो वो उनकी शेप अलग हो सकती है, वो डायलेटेड हो सकते हैं, उसमें हमें फ्लूइड दिख सकता है। इन सब से हमें पता चलता है पीआईडी की प्रॉब्लम एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा टेस्टिंग भी होती है जिसमें हम सीबीसी विद ईएसआर कराते हैं। ईएसआर एक ऐसा कंपाउंड है जो इन्फेक्शंस में बढ़ जाता है, बट वो स्पेसिफिक टू पीआईडी नहीं है, वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बट वो इंडिकेट कर सकता है कि प्रॉब्लम है। तो एक हमें यूनिफाइड वे में देखना पड़ेगा, हमें सारी चीजों को एक साथ मिला के देखना पड़ेगा, क्योंकि पीआईडी एक ऐसी कंडीशन है जिसका पिन पॉइंट नहीं है। जैसे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, वैसी ही नहीं है पीआईडी का कोई ऐसा टेस्ट। इसके अलावा बहुत एक्सट्रीम केसेस में बायोप्सी की जा सकती है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में अगर एंडोमेट्राइटिस आता है, मतलब कि उसमें इन्फेक्शन आ रहा है और कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है जैसे क्लेमाइडिया आ रहा है, तो वो एक डेफिनेट साइन होगा। बट देखा जाता है कि 50% महिलाएं जिनको पीआईडी है उनमें अगर हम बायोप्सी करें तो शायद वो बायोप्सी पे पिक नहीं होता है। तो जनरली इसका ट्रीटमेंट एक हम क्लिनिकल जजमेंट में देते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस। बहुत ही सिंपलिस्टिक होता है। बहुत सारी जो स्टडीज वगैरह करके इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नैको गाइडलाइंस के हिसाब से किट्स बनाई हुई हैं। तो पीआईडी के लिए भी एक किट होती है जिसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं। नॉर्मली भी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो वो आपका देख के, सपोज आपको सर्विक्स का इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं। पीआईडी के ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नॉर्मली हम देखते हैं पेशेंट आया, उसको हमने एंटीबायोटिक्स दी, वो 3-4 दिन ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि फुल ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं फुल कोर्स लेना जरूरी है। ये मेडिसिन थोड़ी सी कभी कभी हार्ड भी लगती है किसी को, कि उल्टी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुद से ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपकी दवाइयां बदल देंगे आपको सूट नहीं कर रही है तो। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट सही से होना चाहिए। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि पेशेंट्स गूगल पे देख लेते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है अरे मैं तो ठीक हो गया, मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर वो प्रॉब्लम बाद में आती है। तो इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही अपनी दवाइयां बदलना या फिर स्टॉप करना एडवाइजेबल है।
पीआईडी प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उनको कॉन्डम जरूर प्रयोग करने चाहिए, ऑफ कोर्स, मतलब अनलेस वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बट अदरवाइज स्पेशली अगर ऐसा है कि यू आर नॉट मैरिड या अभी मतलब किसी के अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो कॉन्डम्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो, आपके एक ही पार्टनर हो। इनफैक्ट आप एसटीआई टेस्टिंग भी करा सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए टेस्टिंग भी करा सकते हैं। कि पहले हम देखते थे कि लोग इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे, और अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो खुद से भी आते हैं कि नहीं हमें ये टेस्ट करवाने हैं। लेकिन एक चीज ये मैं बताना चाहूँ सबको कि कभी कभी टेस्ट में नहीं भी पिकअप होती चीजें, तो अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं, जैसे एक और इन्फेक्शन की बात करनी बहुत जरूरी है, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली सर्विक्स में होता है और ये सर्वाइकल कैंसर से एसोसिएटेड है। तो ये एचपीवी एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी मौजूद है। तो अगर आप ये वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको जेनाइटल वार्ड्स और इवन सीआईएन जो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया होता है, जो ऐसे चेंजेस होते हैं जो फ्यूचर में कैंसर में जा सकते हैं, उससे प्रिवेंशन मिल सकता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें तो वो आपको बताएंगे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में और एचपीवी वैक्सीन के बारे में, तो वो जरूर लीजिए। बेस्ट एज ग्रुप टू टेक द वैक्सीन 11 to 14 ईयर्स होता है, बट अगर कोई इवन 26 साल का है, 30 साल का है, अब गाइडलाइन आ गई कि 45 ईयर्स से पहले आपको वैक्सीन लें तो अब आपको प्रिवेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका पीआईडी भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अगर एचपीवी इन्फेक्शन होता है तो उसमें और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। डायरेक्टली नहीं कह सकते कि पीआईडी से कैंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप होता है कि जब एक इन्फेक्शन होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको सर्वाइकल इन्फेक्शन है, एचपीवी इन्फेक्शन है, तो और इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। वैसे ही अगर पीआईडी का इन्फेक्शन है, किसी और वजह से इन्फेक्शन है, तो एचपीवी इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा है, जो कल को सर्वाइकल कैंसर बन सकता है। दूसरा, एंडोमेट्रियल कैंसर में भी एंडोमेट्राइटिस जब होता है, जब इन्फेक्शन रहता है यूट्रस में, उससे भी कैंसर का रिस्क है। और ओवरी अगर इन्फेक्शन हो, ओवरी में अगर इन्फेक्शन हो, तो कुछ स्टडीज में ये प्रूवन है कि उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, जो एक कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर देता है। डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ, जो पीआईडी के इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, उससे एक कैंसर का रिस्क बढ़ता जरूर है। दूसरा, जो हम बात करते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अर्ली इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी की, ये फैक्टर्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर के भी फैक्टर्स हैं। पीआईडी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि साइमल्टेनियसली पार्टनर का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या बहुत कॉमनली होता है कि मेल्स को जब हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर हमें तो कुछ है नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, मेल्स का यूरेथ्रा इज वेरी लॉन्ग, तो उनको कोई इन्फेक्शन हो ना हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो कैरियर्स भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत जरूरी है कि जब भी ट्रीटमेंट हो तो दोनों पार्टनर्स का होना चाहिए। ये हो सकता है कि दवाइयां अलग हो दोनों के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो ये दोनों, ये बोथ वेज होता है। अगर आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो वो आपको हो सकता है, आपको कोई इन्फेक्शन है तो पार्टनर को हो सकता है। तो जब भी पीआईडी ट्रीटमेंट होता है तो हम एब्सटिनेंस एडवाइस करते हैं। अगर एब्सटिनेंस नहीं कर सकते, एब्सटिनेंस मतलब कि इंटरकोर्स नहीं करना है, अगर वो नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ये होता है कि बहुत स्ट्रिक्टली कॉन्डम का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और पार्टनर ट्रीटमेंट सही टाइम पे, सेम टाइम पे होनी चाहिए। इसका परसेंटेज बहुत कम है, चांसेस कम है, लेकिन जैसे हमने बात की, अगर विजाइनल टूशिंग करते हैं, मतलब विजाइना के अंदर आप कुछ चीज डालते हो, पानी अंदर डालते हैं रूटीनली, तो उससे जो वेजाइनल फ्लोरा है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो बैक्टीरिया अगर जाते हैं, गार्डनेला वगैरह, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा फैक्टर एक ट्यूबरक्यूलोसिस का है। ये हमारा एक डिक्टम है कि अगर कोई फीमेल है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और उसको पीआईडी के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन
फर्टिलिटी के चांसेस, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर सपोज विजाइनल डिस्चार्ज है तो वो डिस्चार्ज भी इनहिबिट कर सकता है स्पर्म्स को जाने में। अगर थिक डिस्चार्ज होगा तो वो एक मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके फेलोपियन ट्यूब्स ठीक नहीं है, अगर यूट्रस का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसमें एम्ब्रियो अटैच नहीं होगा। फेलोपियन ट्यूब्स ठीक नहीं है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए इन्फेक्शन ना हो तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी एक फैक्टर ये भी आता है कि कोई अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उनको पीआईडी हो जाए तो प्री टर्म लेबर का रिस्क रहता है। उसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको दर्द जल्दी आ सकते हैं। फिर जब बेबी का बर्थ होता है और वो विजाइनल कैनाल से आता है तो वो इन्फेक्शन बेबी को अफेक्ट कर सकता है। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि सिफिलिस, वो इन यूट्रो भी, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है और बेबी आपका वूम में है तब भी वो मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आजकल एक एडवाइस होती है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, कि आपको अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले ही एक रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जब डिस्चार्ज होता है, कुछ होता है, तो पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ताकि आपका प्रेगनेंसी का फेवरेबल आउटकम हो, बहुत अच्छा आउटकम हो, हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप पहले ही डॉक्टर से मिलिए, पहले ही अपने चेकअप्स करा लीजिए, जांच करा लीजिए, और उनमें से एक जांच ये भी रहेगी कि कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब आपको इन्फेक्शन होता है तब बेस्ट तो ये रहेगा कि आप इंटरकोर्स मत कीजिए। अगर करना भी है तो कॉन्डम जरूर यूज करना चाहिए और स्ट्रिक्टली यूज करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जब आपकी रिकवरी हो गई है तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बस ये है कि आपके पार्टनर ने भी ट्रीटमेंट लिया हो। क्योंकि अगर बाय चांस आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है और आपको उनसे हो रहा है तो आपको फिर से होने का रिस्क रहेगा।